दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्नू को खुद को साबित करने के लिए 3 दिन में 360 हाल के वॉरियर्स को हराना था। ये काम वैसे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन आखिर तक आते आते किन्नू के पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। इसलिए हम देखते हैं कि उसने लास्ट 4 हाल वॉरियर्स को एक साथ ही फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। हालांकि वो आखिरी 4 हाल मास्टर सबसे ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन दूसरी तरफ किन्नू उन सबकी एबिलिटीज को कॉपी करते हुए उन्हें हरा देता है। जो सब करते हुए किन्नू ने खुद को साबित कर लिया। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर ली भी किन्नू को डीमन कल्ट का न्यू जनरेशन लीडर सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पर मौजूद डीमन कल्ट के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे किन्नू को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए उसके सामने झुक गए, जबकि साथ ही साथ किन्नू ने यहाँ पर ग्रैनी सी को भी बचा लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ ग्रैंडपा क्यूसी से होती है, जो कि डीमन कल्ट के बारे में बात करते हुए कह रहा था कि आखिर किसने सोचा होगा कि इतने बड़े और महान डीमन कल्ट का न्यू लीडर एक 12 साल का बच्चा होगा। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने ख्वाबों में भी कभी ये सोचा हो सकता है। जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहता है कि डीमन कल्ट वालों को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमने किन्नू को काफी मेहनत के साथ बड़ा किया। साथ ही साथ हमने उसे हर एक अपनी स्पेशल टेक्निक सिखाई, इसी वजह से वो इतना सारा ताकतवर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि किन्नू की उम्र का कोई भी बच्चा उसकी फिजिकल एबिलिटी की बराबरी कर सकता है, क्योंकि उसके पास ओवरलोड बॉडी है। साथ ही साथ उसका स्पिरिट एम्ब्रियो इतना सारा खास है कि वो 3 तरह के अलग-अलग एलिमेंट की पावर जनरेट कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्लेम और वाटर। यहाँ इन लोगों की ये बातें सुनकर विलेज चीफ भी सामने की तरफ आकर कहता है कि किन्नू ने सच में कम अरसे में काफी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी। वो फाइट के दौरान अलग-अलग एलिमेंट्स में खुद की एबिलिटी को चेंज कर सकता है, ये वाकई में काफी ज्यादा खास है। मुझे लगता है कि किन्नू 3 अलग-अलग एलिमेंट की पावर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि गाइडिंग स्किल में 3 अलग-अलग पिल्स होते हैं। ये बातें यहाँ पर ग्रैंडपा मस्ट भी सुन रहा था, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि अगर किन्नू ने 4th एलिमेंट की पावर भी अनलॉक कर ली, फिर आखिर आप इस सबको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि विलेज चीफ किन्नू को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किन्नू बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं। उसका बैकग्राउंड क्या है कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ होली डीमन कल्ट वाले लोग अपनी एयरशिप्स को लेकर वापस जा रहे थे, लेकिन किन्नू उन लोगों के साथ नहीं जा रहा। असली ग्रैनी सी से कहता है कि यामकिंग किंगडम वाले डीमन कल्ट पर गहराई से नजर रख रहे हैं, वो इतनी आसानी के साथ खामोश नहीं बैठेंगे। इसलिए जब तक किन्नू इस काबिल नहीं हो जाता कि वो खुद को यामकिंग किंगडम से भी प्रोटेक्ट कर सके, तब तक उसका यहीं पर रहना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। जिस पर ग्रैनी सी भी मास्टर ली से कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे लीडर किन्नू को यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी, और जब किन्नू बड़ा होकर डासू कॉन्टिनेंट को छोड़ने के काबिल हो जाए, तब वो डीमन कल्ट वापस जरूर लौटेगा, ताकि वो डीमन कल्ट की जिम्मेदारियों को संभाल सके। जिस पर किन्नू भी एग्री करता था। साथ ही साथ वो एक मासूम बच्चे की तरफ फौरन अपने पास से एक ड्रैगन एग निकालते हुए यहाँ पर मास्टर ली से कहता है कि मैंने आपकी बिल्डिंग्स में काफी ज्यादा तोड़फोड़ करी, जिसके कंपनसेशन के तौर पर मैं आपको ये एग देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मास्टर ली किन्नू के हाथों से इस एग को लेकर जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि सच में किन्नू अभी भी एक छोटा सा नादान बच्चा है। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन कल्ट डासू कॉन्टिनेंट को छोड़कर जा रहा था, जिन्हें जाता हुआ देखकर ग्रैंडपा जी एक पोएट्री बोलते हुए मास्टर ली को रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे, जिसके जवाब में दूसरी तरफ मास्टर ली ने भी एक पोएट्री कही, जिसे सुनकर तो ग्रैंडपा जी आज जोर से हंसते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मास्टर ली में भी इमोशंस होंगे। ये सुनकर विलेज चीफ और बाकी के सब लोग सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्यों तुम्हें वो इंसान नहीं लगते? जिस पर ग्रैंडपा जी कहते हैं कि नहीं, वो मुझे बस एक बुढ़ाऊ खुदसेड एंसेस्टर लगता है। ग्रैंडपा जी के ये मजाक सुनकर तो सब लोग ही जोर जोर से हंस रहे थे। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हर गुजरते दिन के साथ किन्नू डासू कॉन्टिनेंट में रहते हुए अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। जो सब करते करते पूरे 3 साल गुजर जाते हैं। यहाँ 3 साल बाद हम एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैंडसम नौजवान लड़के को देख पा रहे थे, जिसने अपनी यीपिंग स्वॉर्ड को सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया था। और हमें जानने को मिलता है कि ये नौजवान लड़का कोई और नहीं, असल में किन्नू है, जो कि अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा और हैंडसम हो चुका था। जहाँ उसी के पास व्हाइट फेरी फॉक्स भी मौजूद थी, और वो किन्नू से कहती है कि यंग मास्टर, आखिर ये स्टूपिड ड्रैगन एलिफेंट कितनी बार यहाँ पर आ चुका है, इसे समझ क्यों नहीं आता कि ये टेरिटरी जायंट टाइटन एप को बिलोंग करती है? हर बार इसको मार पीट खाना जरूरी है क्या? यहाँ जब व्हाइट फेरी फॉक्स किन्नू से ये सब कह रही थी, तो नीचे की तरफ जायंट टाइटन एप उस बड़े से ड्रैगन एलिफेंट के साथ फाइट कर रहा था, जिसे वो सिंगों से उठाकर दूर पटक देता है। किन्नू भी जायंट टाइटन एप को फाइट करते हुए देखकर फौरन अपने मैजिकल स्टाफ को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि लो इसे पकड़ो। जो मैजिकल स्टाफ यहाँ जायंट टाइटन एप के हाथों में आती ही साइज में बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जायंट टाइटन एप ने यहाँ पर ड्रैगन एलिफेंट के साथ फाइट करते उसे हरा दिया था, जहाँ वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स को शो करते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने घुटनों पर आ जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। जो सुनकर ड्रैगन एलिफेंट भी आखिरकार हार मानते हुए यहाँ पर जायंट टाइटन एप के सामने घुटनों के बल बैठ गया। और चूंकि ड्रैगन एलिफेंट अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुका था, इसलिए जायंट टाइटन एप उस मैजिकल स्टाफ को लेकर फिर से जंप करते हुए किन्नू के पास आकर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लो अब अपने मैजिकल स्टाफ को वापस ले लो। लेकिन दूसरी तरफ किन्नू से जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इसे तुम अपने पास रख सकते हो। वैसे भी तुमने इस मैजिकल स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए फाइट करने में खुद को मास्टर कर लिया है, तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ ज्यादा सूट करेगा। जिसे लेकर तो दूसरी तरफ जायंट टाइटन एप भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अचानक यहाँ पर किन्नू को पीछे से हवा में उड़ते हुए एक फ्लाइंग बीस्ट की आवाज
आवाज सुनाई दी, जिसे देखकर किन्मू सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये फ्लाइंग बीस्ट हमारे डाजू कॉन्टिनेंट का तो नहीं लग रहा। अभी किन्मू को उसी तरह के सीन और भी कई सारे फ्लाइंग बीस्ट देखने को मिलते हैं, जबकि साथ ही साथ वहाँ पर एक फ्लाइंग शिप भी आ रही थी, जिसे देखते हुए किन्मू फौरन से जाकर छुप गया और चुपके से उस फ्लाइंग शिप पर नजर रखने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर तो व्हाइट फेरी फॉक्स भी कहती है कि वाओ ये एयरशिप कितना कूल और बड़ा है। आज तक मैंने इस तरह की एयरशिप डाजू कॉन्टिनेंट के पास नहीं देखी। मुझे लगता है कि ये एयरशिप जरूर डाजू कॉन्टिनेंट के बाहर से आई होगी। जो बात तो किन्मू को भी समझ आ गई थी, वो फौरन से अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट करते हुए यहाँ उस फ्लाइंग एयरशिप के अंदर जानकर देखने की कोशिश करता है, जिसे स्कैन करने पर किन्मू को उसके अंदर कई सारे लोग दिखाई दिए, जो कि किसी सिल्क थ्रेड वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए इस डाजू कॉन्टिनेंट का मैप बना रहे थे। ये देखकर किन्मू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लोग डाजू कॉन्टिनेंट का मैप क्यों बना रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एयरशिप यांकिंग किंगडम को बिलोंग करती है और वो इस मैप का इस्तेमाल करते हुए डाजू कॉन्टिनेंट पर हमला करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यांकिंग किंगडम ने पहले ही अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करते हुए अपनी सिटीज को यहाँ डाजू कॉन्टिनेंट के बॉर्डर्स तक पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि अब उन लोगों के इरादे डाजू कॉन्टिनेंट के लिए भी अच्छे नहीं, जो सब सोचकर किन्मू थोड़ा सा परेशान हो रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो फ्लाइंग बीस्ट जो कि यहाँ पर इस एयरशिप के आसपास उड़ रहे थे, वो किसी तरह के कैमरे का काम करते हैं, जो कि नीचे की जगह पर नजर रख रहे थे, और अचानक ही हम देखते हैं कि उन्होंने किन्मू और उसके बीस्ट को भी डिटेक्ट कर लिया, जो सब ऊपर मौजूद एयरशिप में एक डिवाइस के अंदर भी दिखाई दे रहा था। इसलिए एक लड़की वहाँ पर मौजूद जनरल किन से कहती है कि नीचे से कोई हमारी एयरशिप पर स्पाई करने की कोशिश कर रहा है। जनरल किन ने जब उस लड़की की ये बात सुनी तो वो भी अपनी एक स्पेशल आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ देखने लगा, जिसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि किन्मू को फौरन पीछे की तरफ हटना पड़ता है, जबकि साथ ही साथ वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक थी। तभी अचानक किन्मू अपने जायंट टाइटेनियम से कहता है कि चलो उस एयरशिप को फॉलो करो, हमें एक अच्छे मौके की तलाश करनी होगी ताकि हमला करके हम लोग उस एयरशिप में मौजूद डाजू कॉन्टिनेंट के मैप को डिस्ट्रॉय कर सके। ये सब कहते हुए किन्मू अपनी गॉड स्लैग का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ उस एयरशिप को फॉलो करने लगा, जहाँ भागते भागते रास्ते में किन्मू अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं यांकिंग किंगडम वालों ने यहाँ पर अपने कितने सिपाही भेजे होंगे, मुझे जल्द से जल्द इस इंफॉर्मेशन के बारे में अपने विलेज चीफ को भी बता देना चाहिए। ये सब कहते हुए किन्मू ने एक बार फिर से अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ जगह को भी स्कैन करने की कोशिश करी, जहाँ पर उसे कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर किन्मू अपने मन में कहने लगा कि इन लोगों के कपड़ों को देखकर तो लगता है कि शायद ये लोग भी यांकिंग किंगडम से आए हैं, लेकिन आखिर इन लोगों की एयरशिप को इस तरह से छुपकर फॉलो करने की वजह क्या होगी? क्या ये उस एयरशिप को प्रोटेक्ट कर रही है? जो कहते हैं किन्मू वहाँ से टीसी के साथ नीचे की तरफ जाने लगा। ऊपर की तरफ एयरशिप में मौजूद वो लड़की अभी भी किन्मू पर नजर रख रही थी और वो जनरल किन को बताती है कि लड़का डाउन स्ट्रीम की तरफ जा चुका है, अब हम क्या करें? जिस पर जनरल किन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने उस लड़के पर नजर डाली थी, वो मुझे कोई बड़ा खतरा नहीं लग रहा, ना तो वो उन सेक्स का असैसिन है जो कि हमें मारना चाहते हैं, इसलिए उसकी फिक्र मत करो और उसे इग्नोर करो। यहाँ इसके बाद हमें उस लड़की के मुंह से जानने को मिलता है कि सारे के सारे नेशंस ने मिलकर एक डिवाइन डिग्री क्रिएट करी थी, जिसके हिसाब से डाजू कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा, लेकिन कई सारे सेक्ट इस डिवाइन डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो लोग डाजू कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड करें और इसलिए वो इस जगह को सील होने नहीं देना चाहते हैं। ये एयरशिप भी उन्हीं में से एक सेक्ट को बिलोंग करती है, जो कि यहाँ का मैप सिर्फ इसलिए बना रही है ताकि वो इसका बाद में इस्तेमाल कर सके। यहाँ जब वो लड़की ये सारी बातें कह ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कैबिन के अंदर से सेवंथ प्रिंस निकलकर बाहर आ गया, जो कि बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि सिस्टर जी आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ बुली से ज्यादा कुछ नहीं, जो कि अपनी ताकत दिखाकर लोगों को परेशान करना चाहते हैं। बेशक उन लोगों का मकसद एम्परर और हमारे नेशन को तबाह करना है, लेकिन वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहाँ सेवंथ प्रिंस जब ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक जनरल किन उनके पास आते हुए कहते हैं कि सेवंथ प्रिंस यहाँ बाहर बहुत ही खतरा है, मुझे लगता है कि आपको अपने कैबिन में ही रहना चाहिए, वो जगह आपके लिए सेफ है। जिस पर सेवंथ प्रिंस जवाब देते हुए कहते हैं कि डाजू कॉन्टिनेंट इतना सारा खूबसूरत है, और अगर मैं इस डाजू कॉन्टिनेंट में आकर भी यहाँ की खूबसूरती को देखने के बजाय अपने कैबिन में बैठा रहूं तो ये कितनी ज्यादा शर्म की बात होगी। यहाँ ऊपर की तरफ जब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, तो नीचे की तरफ हम उन असैसिन्स को देखते हैं जो कि इन पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। जनरल किन को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। अभी वहीं पर मुझे सेवंथ प्रिंस यहाँ पर जनरल किन से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे जनरल किन आप तो ग्रैंड मास्टर के डिसाइपल हो ना, तो आप ही हमें बताएं कि ग्रेट मास्टर सारे के सारे नेशंस की डिवाइन डिग्री को तोड़कर इस डाजू कॉन्टिनेंट के साथ क्या ट्रेड करना चाहते हैं। जिस पर जनरल किन जवाब देते हुए कहता है कि डाजू कॉन्टिनेंट में कई सारे एंशिएंट रेलिक और बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद है, क्योंकि हमारे यांकिंग किंगडम के पास जबरदस्त मिसालें, वाइन और कई तरह की जड़ी बूटियां मौजूद है। हम इनके साथ ट्रेजर्स के बदले उन चीजों का ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा यांकिंग किंगडम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर सेवंथ प्रिंस जनरल किन से कहता है कि इसका मतलब कि ग्रैंड मास्टर हमारे ही नेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाजू कॉन्टिनेंट को लूटना चाहते हैं। जिस पर जनरल किन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपने सही कहा, डाजू कॉन्टिनेंट के पास कई सारे स्पेशल सीक्रेट टेक्निक्स हैं, जो कि अगर हम हासिल कर ले तो हम लोग गॉड्स का भी मुकाबला कर पाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि बाहर की तरफ यांकिंग किंगडम के कई सारे दुश्मन हैं, जो कि हमारे एम्परर और आपको जान से मारना चाहते हैं, और हम किसी भी हाल में उनको कामयाब होने नहीं देंगे। यहाँ जब ये सारी बातें चल रही थी, तो नीचे की तरफ वो सारे के सारे असैसिन भी लोगों पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि जनरल किन ने भी खुद के सोल्जर्स को तैयार कर लिया। इवन कि सेवंथ प्रिंस भी अपने सोल्जर से कहता है कि इस
एयरशिप पर जो भी लैंड करने की कोशिश करे वो हमारा दुश्मन है और उन सबको बेरहमी के साथ जान से मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। इसी वजह से हम देखते हैं कि नीचे की तरफ से उन असैसिन ने जब एयरशिप पर हमला करने की कोशिश करी तो वहाँ पर एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्मू पर आ गया था जो कि भागते भागते अपने विलेज की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी अचानक व्हाइट फॉरी फॉक्स किन्मू से कहती है कि आखिर ये यंग रिवर अचानक से रेड कैसे हो गया। जो सुनकर किन्मू खुद भी रुककर देखता है लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी गॉड आइज एक्टिवेट करते हुए पानी के नीचे देखने की कोशिश करी जहाँ उसे इंसानों की लाशें देखने को मिलती है और उन्हीं की खून की वजह से ये पूरा की पूरा रिवर लाल हो चुका था। लेकिन ये देखकर दूसरी तरफ व्हाइट फॉरी फॉक्स कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े रिवर को इस तरह से लाल करने के लिए कम से कम 1000 या फिर 10,000 लोगों की लाशें चाहिए होगी। इतने सारे लोगों को आखिर कौन सा डीमन जान से मार सकता है। जो बात सुनकर दूसरी तरफ किन्मू जवाब देते हुए कहता है कि ये लोग तो वही यानकिन किंगडम के असैसिन लग रहे हैं जो कि उस एयरशिप को फॉलो कर रहे थे। कहीं उस एयरशिप ने तो इन सबको जान से नहीं मार डाला। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस एयरशिप में ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जिसने 10,000 लोगों को जान से मार डाला। साथ ही साथ मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही कि आखिर यानकिन किंगडम वाले अपने ही लोगों को जान से क्यों मारेगा। यहाँ जब किन्मू इन सारे सवालों के बारे में सोच रहा था तभी अचानक वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगा और जमीन शेक कर रही थी जो देखकर तो यहाँ पर व्हाइट फॉरी फॉक्स काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो किन्मू की बॉडी के साथ चिपकते हुए कहती है कि आखिर ये क्या था। तभी अचानक दूसरी तरफ किन्मू ने देख लिया कि ये असल में पहाड़ों से स्लाइड करने वाली बर्फ थी जो कि उस फाइट की वजह से कमजोर हो चुकी है और वो अब तेजी के साथ रिवर में जाकर मिलने लगी। पहले वो रिवर जो कि फ्रीज होकर जमा हुआ था वो टूटने लगा है जिसके अंदर जब एक साथ इतनी सारा बर्फ भी घुलकर मिल जाएगी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आ सकता था। किन्मू इसके बारे में सोचकर ही घबरा जाता है क्योंकि पहले ही इस रिवर को 10,000 लाशों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है और पानी छू के सीधा नहीं बह पाएगा, इसलिए वो साइडों की तरफ विलेज में जाएगा जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे जाएंगे। किन्मू सोचने लगता है कि अब वो क्या करे क्योंकि वो इन बेगुनाह लोगों को मरने तो नहीं दे सकता लेकिन उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर इसका कोई मौजूद भी नहीं। इवन कि उसके सारे के सारे ग्रैंडपास और इवन की ग्रैंडसी भी आसपास के विलेजर्स के आइस ब्लॉकेज को हटाने में मदद करने के लिए गए हुए हैं। किन्मू के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, उसे जल्द से जल्द कुछ सोचकर एक्शन लेना होगा, इसलिए वो व्हाइट फॉरी फॉक्स से कहता है कि तुम जाकर ग्रैंडसी को इसके बारे में रिपोर्ट करो। तब तक मैं किसी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो कि इस सैलाब को रोकने में मेरी मदद कर सके। किन्मू की ये सारी बातें सुनने के बाद व्हाइट फॉरी फॉक्स बिल्कुल ऐसे ही करती है जहाँ वो उड़ते हुए ग्रैंडसी की तरफ रवाना हो गई जबकि पीछे की तरफ किन्मू खड़ा होकर अपने मन में सोचने लगा कि विलेज चीफ इस वक्त विलेज में मौजूद है लेकिन वो आसानी के साथ मूव नहीं कर सकते। आखिर कौन है जो कि इस मुश्किल में मेरी मदद कर पाए। इसी तरह थोड़ी देर सोचने के बाद किन्मू के दिमाग में एक शख्स आ जाता है जिसे लेने के लिए किन्मू तेजी के साथ उस तरफ भागने लगा। यहाँ विलेज चीफ भी पहाड़ी से किन्मू को इस तरह से भागता हुआ देख लेता है जहाँ पर वो अपने मन में कह रहा था कि अब ये लड़का क्या करने में बिजी है। अभी अचानक विलेज चीफ को भी पीछे की तरफ से सैलाब का पानी तेजी के साथ आता हुआ दिखाई दे देता है जो देखकर वो सब समझ गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ उसी डीमन स्कॉर्पियन गर्ल पर आ जाता है जो कि अपने टेंपल में बोर हो रही थी। अभी अचानक उसे दूर से किन्मू की आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि उसी का नाम चिल्ला रहा था। ये सुनकर डीमन स्कॉर्पियन गर्ल कहती है कि मैं इतनी सारा बोर हो चुकी, अब तो मेरे कान बज रहे हैं और धीरे धीरे वो आवाज करीब आती जा रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्मू भागता भागता उस टेंपल के अंदर इंटर हो चुका था और वो अभी भी इसी लड़की का नाम ले रहा था जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर दोबारा क्या कर रही हो, तुमने पहले ही मेरे सारे के सारे ट्रेजर्स लूट लिए हैं, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, यहाँ से चले जाओ। लेकिन किन्मू से बताता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब तेजी से इसी तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इसलिए मेरे साथ चलो, मैं सैलाब को रोकना चाहता हूँ। यहाँ पर किन्मू की ये बातें सुनकर डीमन स्कॉर्पियन गर्ल कहती है कि वो सैलाब तो हर साल में एक बार जरूर आता है, मुझे उस सैलाब की कोई परवाह नहीं, वैसे भी जब तक मैं इस टेंपल के स्टैचू के ऊपर मौजूद हूँ तब तक वो सैलाब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस पर किन्मू स्कॉर्पियन डीमन गर्ल से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें यहाँ की इन चेन से आजाद करा दूंगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी तो आजादी चाहिए होगी। जो सुनकर दूसरी तरफ उस डीमन स्कॉर्पियन गर्ल ने तो जोर जोर से किन्मू पर हंसना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे नहीं लगता कि कोई भी बुद्धा की इन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्मू ने फौरन से अपने यीपिंग सोर्ड को तेजी के साथ बाहर की तरफ निकाल लिया जहाँ वो एक स्लैश का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है जो देखकर तो डीमन स्कॉर्पियन गर्ल भी शॉक हो चुकी थी। दूसरी तरफ इस चेन की टूटने की वजह से हम देखते हैं कि बुद्धा का वो स्टैचू एक्टिवेट हो गया और वो किन्मू की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुराई का साथ देते हुए इस लड़की को आजाद कराने की। क्या तुम जानते भी हो कि अगर तुमने इस डीमन गर्ल को आजाद करा दिया तो ये कितने लोगों की जान लेगी। जो कहते हैं स्मोक स्टैचू ने दोबारा से अपनी चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर डीमन स्कॉर्पियन गर्ल को पैर से बांधते हुए अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अभी अचानक किन्मू बीच में आते हुए उसे रोककर कहता है कि तुम एक नंबर की हिपोक्रेट हो, तुम यहाँ पर इस टेंपल के अंदर बैठे रहते हो और कुछ नहीं करते। हर बार ये डीमन स्कॉर्पियन गर्ल यहाँ पर आने वाले इंसानों को खाती रही लेकिन तुमने सिर्फ तमाशा देखा। बाहर की तरफ इतना बड़ा सैलाब आ रहा है जिसकी वजह से कई लोग मारे जाएंगे, ये तमाशा भी हर साल चलता है लेकिन तुम इसके लिए कुछ नहीं करते हो, तुम खुद को एक गॉड कहते हो। असल में तुम्हें सिर्फ हेवन के सामने अपना मेरिट इंक्रीज करना है, इसी वजह से तुमने इस लड़की को यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है, उसके अलावा तुम्हें इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। जो सुनकर वो बुद्धा स्टैचू किन्मू से कहता है कि आखिर तुम गॉड्स के बारे में जानते ही क्या हो। जिस पर किन्मू से जवाब देते हुए कहता है कि हर साल मेरी ग्रैंडसी और बाकी के ग्रैंडपास यहाँ के विलेजर्स को बचाने के लिए सैलाब को रोकते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई गॉड
जो सारी बातें सुनकर उस बुद्धा स्टैचू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोबारा से अपनी चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस डीमन स्कॉर्पियन गर्ल को जकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन किन्मू से पकड़ते हुए फौरन से अपनी तरफ खींचकर यहाँ अपनी सो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये डीमन स्कॉर्पियन गर्ल आजाद हो चुकी थी। क्योंकि आजाद होते ही फौरन से अपनी डीमन फॉर्म में आकर किन्मू को लेते उस टेंपल से बाहर आ जाती है और वो उड़ते हुए खुश होकर कह रही थी कि मैं आजाद हो गई, इतने अरसे बाद मैं हवा में उड़ रही हूँ। तभी अचानक इन लोगों को फॉलो करने के लिए उस टेंपल के अंदर से गोल्डन बुद्धा स्टैचू भी बाहर की तरफ आ गया था, जो कि किन्मू से कहता है कि ये डाजू कॉन्टिनेंट है जिसे गॉड्स ने तर्क कर दिया था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा इवल और गुनहगार थे और उनके गुनाहों को धोने के लिए हर साल में एक बार ये सैलाब आता है जिसे तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इनके लिए जरूरी है। सिर्फ इसी तरीके से इन लोगों की बॉडी से इवल और इनके गुनाह साफ होंगे। लेकिन दूसरी तरफ किन्मू उसकी बातें नहीं सुन रहा था, बल्कि उल्टा वो इस बुद्धा स्टैचू का मजाक बना रहा था, जिस पर बुद्धा स्टैचू को गुस्सा आ गया। वो अपने जायंट स्पिरिट फॉर्म को समन करते हुए यहाँ पर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए डीमन स्कॉर्पियन गर्ल और किन्मू पर हमला करना शुरू कर देता है। जिन अटैक्स को किन्मू और डीमन स्कॉर्पियन गर्ल डॉज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अटैक बहुत ही सारा खतरनाक थे। इसलिए किन्मू यहाँ पर डीमन स्कॉर्पियन गर्ल से कहता है कि चलो उस सैलाब की तरफ बढ़ो। मुझे लगता है कि हम लोग इस बुद्धा स्टैचू की पावर का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोगों ने सैलाब का इस्तेमाल किया तो शायद हम उसी सैलाब से इसकी जान ले लें। जो आइडिया डीमन स्कॉर्पियन गर्ल को भी काफी अच्छा लगा, इसलिए वो उसे सैलाब के पानी के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस बुद्धा स्टैचू पर हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे हरा सके। लेकिन दूसरी तरफ उस बुद्धा स्टैचू ने तो अपने गोल्डन बेल टेक्निक का इस्तेमाल करते खुद को सैलाब के पानी से प्रोटेक्ट कर लिया। साथ ही साथ वो धीरे धीरे अपने गोल्डन बेल का साइज इंक्रीज करता जा रहा था, जिसके अंदर वो यहाँ पर इस डीमन स्कॉर्पियन गर्ल और किन्मू को भी कैद कर देता है। किन्मू ने तो एक बार पहले भी इस गोल्डन बेल शील्ड टेक्निक को देखा था और वो ये बात अच्छे से जानता है कि ये गोल्डन बेल शील्ड टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक एको साउंड बज रही थी, जिस वजह से इस डीमन स्कॉर्पियन गर्ल को दर्द हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि किन्मू जितना तेजी से हो सके अपने पिक किलिंग नाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करते उस गोल्डन बेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। साथ ही साथ धीरे धीरे इन लोगों की एनर्जी भी कम होती जा रही थी। ये देखकर किन्मू परेशान होते हुए कहता है कि ये मॉन्क स्टैचू तो हमें यहीं पर ही मार देना चाहता है। जब तक हम लोगों की एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होकर हम लोग मर ना जाए तब तक ये हमें यहीं पर कैद करके रखेगा। किन्मू जब यहाँ ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रहा था, तभी अचानक एक स्पिरिचुअल सोर्ड काफी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ इस गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट और साथ ही साथ पानी को चीरते हुए तेजी के साथ अंदर आ गई। जिस अटैक को सीधा सीधा अपने माथे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर ये मॉन्क स्टैचू भी घबरा गया, इसलिए वो फौरन अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल सोर्ड को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ किन्मू और डीमन स्कॉर्पियन गर्ल भी देखती है कि उस स्पिरिचुअल सोर्ड ने इस गोल्डन बेल शील्ड को तोड़ दिया था, इसलिए वो दोनों भी खुश होते हुए तेजी के साथ यहाँ से बाहर निकल गए। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो बुद्धा स्टैचू स्पिरिचुअल सोर्ड के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो यहाँ पर उसके माथे को चीरते हुए उसे हरा देता है। जहाँ मरते हुए वो बुद्धा स्टैचू कह रहा था कि कौन है वो जिसने मुझ पर ये स्नीक अटैक किया। दूसरी तरफ यहाँ डीमन स्कॉर्पियन गर्ल की बॉडी पर सवार किन्मू भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर वो पावरफुल सोर्ड अटैक आया कहाँ से। ये सब सोचते हुए जब वो अपने विलेज की तरफ देखता है तो उसे विलेज चीफ की याद आ गई और उसे समझ आ गया था कि जरूर वो स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक मेरे विलेज चीफ ने ही किया होगा। और ये बात सच भी थी, क्योंकि विलेज चीफ भी उस बुद्धा स्टैचू को हराने के बाद मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि तुम इसे एक स्नीक अटैक तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये अटैक बिल्कुल सामने से आया था। इवन कि विलेज चीफ को यहाँ पर हवा में उड़ता हुआ यांकिंग किंगडम का वो बेस भी दिखाई देता है, जो कि विलेज चीफ पर नजर रख रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक का इस्तेमाल करते फौरन से उसे भी चीर दिया। मगर ये सब करने के बाद विलेज चीफ धीरे से कहते हैं कि अब डासू कॉन्टिनेंट की जंग शुरू हो गई और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद डासू कॉन्टिनेंट कभी भी दोबारा से पहले जैसा पीसफुल हो पाएगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।